कहानी की शुरुआत होती है यूरी नाम की एक प्यारी लड़की से, जो अपने डांस कंपटीशन की तैयारी में पूरी मेहनत कर रही होती है। तभी उसके पापा कमरे में आते हैं और उसे अपने पुराने लेकिन मजेदार डांस स्टेप सिखाने लगते हैं। लेकिन यूरी को अपने पापा के यह फनी स्टेप बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसलिए वह उन्हें बाहर भेज देती है। घर में एक और मजेदार सदस्य भी होता है, उनका आलसी कैट, जो पूरा दिन टीवी पर दूसरी बिल्लियों को देखकर मजे लेता रहता है। तभी यूरी के पापा उसे डांटते हुए कहते हैं कि इतना टीवी मत देखा करो वरना आंखें खराब हो जाएंगी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन तभी टीवी पर अचानक एक डरावनी खबर चलने लगती है। न्यूज में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। लोग अचानक हिंसक हो रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं और पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ रहे हैं। देखते ही देखते पूरे शहर में डर और अफरा तफरी फैल जाती है। अगली सुबह यूरी खिड़की से बाहर देखती है, जहां पड़ोस की आंटी अपने पति के साथ अजीब हरकतें कर रही होती हैं। पहले तो यूरी को लगता है कि शायद दोनों मजाक कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल वह औरत अपने ही पति पर हमला कर देती है। तभी सबको समझ आ जाता है कि वह अब इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुकी है। यह देखकर यूरी के पापा तुरंत उसे पीछे खींच लेते हैं और घर के अंदर छिपा देते हैं। लेकिन वह ज़ॉम्बी औरत उनके घर तक पहुंच जाती है और दरवाजे खिड़कियों पर जोर जोर से हमला करने लगती है। बाहर का माहौल अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका होता है। हर तरफ चीख पुकार, भगदड़ और ज़ॉम्बीज़ का आतंक फैल चुका था। अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए यूरी के पापा उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। सड़कों पर लगभग हर इंसान ज़ॉम्बी बन चुका था और लोग एक दूसरे पर टूट पड़े थे। अब यूरी के पापा समझ जाते हैं कि इस शहर में रुकना मौत को बुलाने जैसा है। इसीलिए वह अपनी बेटी से कहते हैं कि अगर कहीं सुरक्षित जगह बची है तो वह है उसकी दादी का घर। यूरी के पापा को लगता है कि अगर इस डरावनी दुनिया में कहीं सुरक्षित जगह बची है तो वह है गांव में उसकी दादी का घर। इसीलिए दोनों बाप बेटी जान बचाने के लिए एक अजीब प्लान बनाते हैं। वे खुद भी ज़ॉम्बी जैसी एक्टिंग करने लगते हैं ताकि असली ज़ॉम्बी उन्हें पहचान ना सके। शुरुआत में उनका यह प्लान काम भी कर जाता है। आसपास के ज़ॉम्बी उन्हें देखकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में एक ज़ॉम्बी को शक हो जाता है और फिर अचानक पूरा झुंड उन दोनों पर हमला कर देता है। भागते भागते एक ज़ॉम्बी यूरी के पापा को काटने की कोशिश भी करती है, लेकिन किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उस ज़ॉम्बी के नकली दांत निकल आते हैं और वह बच जाता है। यह सीन थोड़ा मजेदार भी लगता है और डरावना भी। हालात और खराब होते देख यूरी के पापा उसे एक कोने में छिपा देते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं गाड़ी लेकर वापस न आऊं तब तक बाहर मत निकलना। इसके बाद वह अकेले ही ज़ॉम्बीज़ के बीच जाकर कोई गाड़ी ढूंढने लगता है। काफी मुश्किलों के बाद उसे एक काम करने वाली गाड़ी मिल जाती है और वह जल्दी से वापस आकर यूरी को अपने साथ ले जाता है। कुछ देर के लिए उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी उसकी नजर यूरी के हाथ पर पड़ती है। यूरी अचानक बिल्कुल शांत हो चुकी थी। डरते हुए उसके पापा धीरे धीरे उसका हाथ देखते हैं और वहाँ गहरे काटने के निशान दिखाई देते हैं। उसकी त्वचा भी धीरे धीरे ग्रे होने लगी थी। तभी उन्हें समझ आ जाता है कि यूरी को भी ज़ॉम्बी वायरस लग चुका है। असल में जब यूरी अकेले छिपी हुई थी तभी एक छोटे ज़ॉम्बी बच्चे ने उस पर हमला कर दिया था। वायरस बहुत तेजी से फैलता है और अब यूरी धीरे धीरे इंसान से ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके पापा पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अपनी ही बेटी को कैसे बचाएं और जैसे ही यूरी पूरी तरह ज़ॉम्बी बनती है, वह अचानक अपने पापा पर हमला करने की कोशिश करती है। मजबूर होकर यूरी के पापा उसके सिर पर एक बाल्टी पहनाते हैं और उसे सीट बेल्ट से कसकर बांध देते हैं ताकि वह किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद वह अपनी आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी बन चुकी बेटी को लेकर गांव में अपनी माँ के घर पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद यूरी की दादी बाहर खड़ी अपने बेटे की गाड़ी देखती हैं और खुश होकर कहती हैं कि लगता है मेरा बेटा और पोती वापस आ गए। लेकिन जैसे ही जैन घर के अंदर आता है, उसके चेहरे की घबराहट सब कुछ बता देती है। वह अपनी माँ से कहता है कि यूरी अब पहले जैसी नहीं रही, वह ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसीलिए वह उसे अपने साथ यहाँ ले आया। यह सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तभी टीवी पर सरकार की एक बड़ी घोषणा दिखाई जाती है। खबर में बताया जाता है कि वैज्ञानिक इस ज़ॉम्बी वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और शायद संक्रमित लोगों को फिर से ठीक किया जा सकता है। यह सुनकर जैन के अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी अभी भी बच सकती है। अगले ही दिन वह यूरी को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन अस्पताल का हाल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर तरफ चीख पुकार मची होती है। लोग एक एक करके ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। तभी वहाँ आर्मी पहुँच जाती है और बिना किसी चेतावनी के सभी ज़ॉम्बीज़ को गोली मारना शुरू कर
कर देती है। अब जेंग समझ जाता है कि अगर किसी को यूरी के बारे में पता चल गया तो आर्मी उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए वह तुरंत अपनी बेटी को लेकर वापस घर लौट आता है। घर आने के बाद वह अपनी माँ से टूटे हुए दिल से कहता है कि शायद अब उसे खुद ही यूरी की तकलीफ खत्म करनी पड़ेगी। यह कहते हुए वह बाहर जाकर एक गड्ढा खोदने लगता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी बेटी के पास उसे मारने के लिए जाता है, उसकी नजर यूरी के मासूम चेहरे पर पड़ती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे अपनी बेटी के साथ बिताए हर खूबसूरत पल याद आने लगते हैं, उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी मासूम शरारतें। आखिरकार जेंग रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि वह यूरी को नहीं मार सकता। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन इस वायरस का इलाज जरूर मिलेगा और उसकी बेटी फिर से पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन तभी अचानक यूरी वहाँ से भाग जाती है। यह देखकर जेंग बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यूरी किसी और को नुकसान न पहुँचा दे। वह पूरे गाँव में उसे ढूंढने लगता है, लेकिन यूरी कहीं नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है कि बचपन में जब भी यूरी गाँव आती थी तो वह अक्सर एक पुरानी झोपड़ी में जाकर बैठा करती थी। जेंग और उसकी माँ तुरंत उस झोपड़ी की तरफ जाते हैं और वहाँ पहुंचकर जो देखते हैं उसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। यूरी सच में वहीं बैठी होती है। अब जेंग सोच में पड़ जाता है, अगर यूरी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी है तो उसे यह पुरानी जगह कैसे याद है। तभी उसके मन में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। वह तय कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बेटी को ठीक करके ही रहेगा, क्योंकि उसके हिसाब से यूरी मरी नहीं थी, बस कहीं अंदर से खो गई थी। अब जेंग अपनी बेटी की याददाश्त को परखने के लिए एक खास तरीका अपनाता है। वह यूरी का सबसे पसंदीदा गाना चलाता है। जैसे ही म्यूजिक बजना शुरू होता है, यूरी धीरे धीरे उसी गाने पर डांस करने लगती है। यह देखकर जेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि उसकी बेटी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी इंसानियत और पुरानी यादें जिंदा हैं। उसी पल जेंग फैसला करता है कि अब वह यूरी को मारेगा नहीं, बल्कि उसे हर हाल में ठीक करने की कोशिश करेगा। घर लौटने के बाद वह ज़ॉम्बी वायरस पर रिसर्च करना शुरू करता है। तभी उसे पता चलता है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर किसी ज़ॉम्बी को उसकी पुरानी यादें याद दिलाई जाएं, तो उसका दिमाग दोबारा एक्टिव हो सकता है और शायद वह फिर से इंसान बन जाए। बस फिर क्या था। यह बात सुनकर जेंग और उसकी माँ के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। अब दोनों मिलकर यूरी को पहले जैसा बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। जेंग रोज यूरी को ट्रेनिंग देने लगता है। वह उसे इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाता है, धीरे धीरे खाना खिलाता है और पुरानी चीजें याद दिलाने की कोशिश करता है। इसी बीच वहाँ जेंग का पुराना दोस्त डोंगबे आता है। वह बताता है कि ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद उसे भी शहर छोड़कर गांव आना पड़ा, इसलिए वह अपने दोस्त का हालचाल जानने यहाँ आया है। लेकिन जैसे ही डोंगबे घर के अंदर यूरी को ज़ॉम्बी हालत में देखता है, वह समझ जाता है कि जेंग अपनी बेटी को सरकार से छिपा रहा है। डर के मारे वह बाहर जाकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है। तभी जेंग उसे रोक लेता है और समझाता है कि यूरी पूरी तरह खतरनाक ज़ॉम्बी नहीं बनी है। उसे अभी भी अपनी पुरानी बातें और लोग याद हैं। इतने में जेंग की माँ भी वहाँ आ जाती है और डोंगबे को समझाने लगती हैं। देर रात तक तीनों के बीच लंबी बातचीत होती है। धीरे धीरे डोंगबे को भी समझ आने लगता है कि जेंग ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि डोंगबे पहले एक डॉक्टर रह चुका था और उसे उस थ्योरी के बारे में पता था जिसमें कहा गया था कि अगर ज़ॉम्बी की यादें वापस आ जाएं तो वायरस कमजोर पड़ सकता है। लेकिन खतरा अभी भी बहुत बड़ा था, इसलिए डोंगबे जेंग को सलाह देता है कि अगर वह सच में अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो उसे यूरी को गांव से दूर किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा, ताकि बाकी लोगों की जान खतरे में ना पड़े। उधर यूरी की दादी उसे प्यार से नहलाकर सुला देती हैं। लेकिन जेंग के मन में डर और चिंता खत्म नहीं हो रही थी। वह अपनी माँ को बताता है कि डोंगबे ने साफ कह दिया है, अगर वे गांव छोड़कर कहीं दूर नहीं गए तो वह सब कुछ पुलिस को बता देगा। इसी डर की वजह से जेंग पूरी रात सो नहीं पाता। उसे हर पल यही डर सताता रहता है कि कहीं लोग यूरी के बारे में जान गए तो वे उसे मार देंगे। लेकिन अगली सुबह अचानक डोंगबे फिर से उनके घर आता है। इस बार उसका रवैया बदल चुका होता है। वह जेंग से कहता है कि अब वह उनका राज किसी को नहीं बताएगा, बल्कि जब तक ज़ॉम्बी वायरस की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक वह यूरी को ठीक करने में उनकी मदद करेगा। इसके बाद जेंग अपनी बेटी को लेकर एक सुनसान समुद्र किनारे पहुंचता है। वहां कोई इंसान नहीं आता था, इसलिए वह जगह यूरी की ट्रेनिंग और इलाज के लिए बिल्कुल सही थी। अब शुरू होती है यूरी को दोबारा इंसान बनाने की कोशिश। सबसे पहले वे उसे सिखाते हैं कि उसे किसी इंसान को काटना नहीं है। शुरुआत में यह काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यूरी बार बार अपने ज़ॉम्बी स्वभाव में लौट जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगता
लगता है। तभी जेंग एक बहुत जरूरी चीज नोटिस करता है। जब भी वह सीटी बजाता है, यूरी अचानक शांत हो जाती है। यहाँ तक कि अगर वह किसी पर हमला करने जा रही हो तब भी सीटी सुनते ही रुक जाती थी। यह देखकर जेंग खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी सच में सीख रही है और शायद एक दिन पूरी तरह ठीक भी हो जाएगी। इसके बाद तीनों मिलकर यूरी को इंसानों जैसी आदतें सिखाने लगते हैं। उसे समझाया जाता है कि सिर्फ लोगों को नाक काटना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे इंसानों की तरह व्यवहार करना और उनके साथ सामान्य जिंदगी जीना भी सीखना होगा। जेंग उसे पका हुआ खाना खिलाने लगता है ताकि उसकी कच्चा मांस खाने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाए। इसी ट्रेनिंग के दौरान कई महीने बीत जाते हैं। जेंग हर दिन यूरी की फोटो खींचता और एक डायरी में चिपका कर लिखता कि आज उसमें क्या नया बदलाव आया। करीब 8 महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक ऐसा पल आता है जिसका जेंग बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यूरी पहली बार एक शब्द बोलती है, पापा। यह सुनकर जेंग की आंखें भर आती हैं, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि उसकी बेटी वापस लौट रही है। अब यूरी पहले से काफी शांत हो चुकी थी। वह किसी इंसान पर हमला नहीं करती थी और लोगों को देखकर हाय कहना भी सीख गई थी। लेकिन यूरी की दादी एक बात नोटिस करती हैं। वह कहती हैं कि यूरी अंदर से भले ही ठीक हो रही हो, लेकिन बाहर से वह अब भी एक ज़ॉम्बी जैसी दिखती है। इसलिए अगर उसे आम लोगों के बीच रहना है तो उसे एक सामान्य इंसान जैसा दिखना भी जरूरी होगा। अब यूरी को एक आम इंसान जैसा दिखाने के लिए जेंग मेकअप का सामान खरीदने शहर जाता है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात अचानक उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड किम से हो जाती है। कई सालों बाद दोनों आमने सामने आए थे, इसलिए उनके बीच लंबी बातचीत होने लगती है। बातों बातों में जेंग किम को बताता है कि उसकी बेटी यूरी ही अब उसकी पूरी दुनिया है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर किम मुस्कुरा देती है और कहती है कि वह भी यूरी से मिलना चाहती है, लेकिन यह सुनते ही जेंग थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसकी बेटी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसलिए वह कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता है और किम को घर ले जाने के बजाय रास्ते में ही छोड़ देता है। उसी रात जेंग और उसका दोस्त डोंगबे साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी किम अचानक वहां फिर से पहुंच जाती है। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। तभी डोंगबे तुरंत झूठ बोल देता है कि यूरी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह बाकी बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करती और जेंग उसे किसी से मिलाने नहीं देता। इसके बाद किम अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक सच बताती है। वह कहती है कि उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत ज़ॉम्बीज से है, क्योंकि एक ज़ॉम्बी ने उसके मंगेतर को काट लिया था और बाद में उसे मजबूर होकर अपने ही मंगेतर को मारना पड़ा। उस दिन के बाद किम ने कसम खा ली थी कि वह हर ज़ॉम्बी को खत्म करेगी। किम बताती है कि अब तक वह 100 से ज्यादा ज़ॉम्बीज को मार चुकी है। यह सुनकर जेंग अंदर से डर जाता है, क्योंकि अगर किम को यूरी के बारे में पता चल गया तो वह शायद उसे भी नहीं छोड़ेगी। घर लौटने के बाद जेंग देखता है कि सरकार ने किम को सबसे ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारने और पकड़वाने के लिए सम्मानित भी किया है। अब जेंग पूरी तरह तय कर लेता है कि वह किसी भी हालत में यूरी का सच किम को नहीं बताएगा। कुछ दिनों बाद जेंग की नजर यूरी की एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। वह फोटो एक एम्यूजमेंट पार्क की थी, जहां यूरी बचपन में बहुत खुश रहती थी। तभी जेंग के मन में एक नया आइडिया आता है। उसे लगता है कि अगर यूरी को उसकी पसंदीदा जगह पर ले जाया जाए तो शायद उसकी पुरानी यादें और जल्दी वापस आ जाएं। इसलिए वह अपने दोस्त डोंगबे से मदद मांगता है ताकि दोनों मिलकर यूरी को उस एम्यूजमेंट पार्क में ले जा सके। लेकिन जब वे यूरी को लेने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किम बिना बताए वहां पहले से मौजूद है। यह देखकर जेंग बुरी तरह घबरा जाता है। उसे डर था कि अगर किम की नजर यूरी पर पड़ गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए वह तुरंत कोई बहाना बनाकर किम को घर से बाहर ले जाता है। एम्यूजमेंट पार्क जाने से पहले यूरी की दादी उसका अच्छे से मेकअप करती हैं। मेकअप के बाद यूरी बिल्कुल एक सामान्य लड़की जैसी दिखने लगती है। दूसरी तरफ डोंगबे भी अपना अलग गेटअप तैयार करता है ताकि किसी को उन पर शक ना हो। इसके बाद तीनों चुपचाप एम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। वहां जेंग कोशिश करता है कि यूरी को उसकी पुरानी यादें वापस आएं। वह उसे वही झूले दिखाता है, वही गेम्स खिलाता है और वही चीजें करता है जो यूरी बचपन में किया करती थी। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी यूरी को कुछ खास याद नहीं आता। जेंग थोड़ा निराश होने लगता है। तभी अचानक डोंगबे के फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि वैज्ञानिकों ने आखिरकार ज़ॉम्बी वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और अब संक्रमित लोगों को दोबारा इंसान बनाया जा सकता है। ये खबर सुनते ही जेंग और डोंगबे खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि यूरी पूरी तरह ठीक हो सकती है। लेकिन तभी अचानक यूरी वहाँ से भाग जाती है और अकेले ही भीड़ के बीच पहुँच जाती है। जेंग डर जाता है कि कहीं वह किसी पर हमला न
धीमा कर दे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यूरी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि कुछ देर बाद वह एक छोटा सा सांप का खिलौना लेकर वापस आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में किया करती थी। यह देखकर जेंग को फिर से यकीन होने लगता है कि यूरी की पुरानी यादें धीरे धीरे लौट रही हैं। उधर दूसरी तरफ जेंग के घर पर किम को आखिरकार सच्चाई का पता चल जाता है। पिछली बार जब वह घर आई थी तब उसने यूरी की एक पुरानी फोटो देख ली थी। अब वह समझ जाती है कि जेंग अपनी ज़ॉम्बी बेटी को सबसे छिपाकर रख रहा है। गुस्से में किम तुरंत आर्मी को फोन करने वाली है, लेकिन तभी यूरी की दादी उसे रोक लेती हैं और पूरा सच बता देती हैं। दादी बताती हैं कि यूरी असल में जेंग की सगी बेटी नहीं है, वह उसकी बहन की बेटी है। वह आगे बताती हैं कि कई साल पहले यूरी की माँ यानी जेंग की बहन का एक्सीडेंट में निधन हो गया था और यूरी का असली पिता इंश्योरेंस के पैसे लेकर उसे छोड़कर भाग गया। उस दिन के बाद से जेंग ने ही यूरी को अपनी बेटी की तरह पाला। उसने कभी उसे महसूस नहीं होने दिया कि वह उसकी असली बेटी नहीं है। दादी यह भी बताती हैं कि यूरी को आज तक सच नहीं पता कि उसके असली माता पिता कौन थे। यह सब सुनकर किम पूरी तरह शांत हो जाती है। अब उसे समझ आता है कि जेंग ने उसे अचानक क्यों छोड़ दिया था। दादी धीरे से कहती हैं कि जेंग ने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी यूरी को संभालने में लगा दी। यह सच जानने के बाद आखिरकार किम भी फैसला करती है कि वह यूरी का राज किसी को नहीं बताएगी। एम्यूजमेंट पार्क से लौटने के बाद जेंग को लगता है कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन तभी यूरी की दादी उसे एक नई परेशानी के बारे में बताती हैं। दादी कहती हैं कि गांव वाले सवाल पूछने लगे हैं कि यूरी स्कूल क्यों नहीं जा रही। अगर ज्यादा दिन तक वह घर में छिपी रही तो लोगों को उस पर शक हो जाएगा, इसलिए अब उसे स्कूल भेजना ही पड़ेगा। तभी किम आगे आती है और कहती है कि वह उसी स्कूल में टीचर है, इसलिए वह यूरी की मदद करेगी और उसका ध्यान रखेगी। अगले दिन यूरी पूरा मेकअप करके स्कूल पहुंचती है। बाहर से वह बिल्कुल एक सामान्य लड़की लग रही थी, लेकिन उसकी अजीब हरकतों की वजह से बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर खेलते समय अचानक एक बॉल यूरी के चेहरे पर लग जाती है। क्योंकि उसका शरीर अब भी इंसानों जैसा नहीं था, इसलिए वह अजीब तरीके से नीचे गिर जाती है और उसके चेहरे का आकार थोड़ा बदल जाता है। यह देखकर बच्चे डर जाते हैं, माहौल बिगड़ने लगता है। तभी जेंग तुरंत वहां पहुंच जाता है और बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट्स देकर बात संभालने की कोशिश करता है। वह प्यार से कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। गिफ्ट्स मिलने के बाद बच्चे भी शांत हो जाते हैं और धीरे धीरे यूरी से दोस्ती करने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद जब यूरी बच्चों को हाथ हिलाकर बाएं कहती है, तब जेंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे गर्व होता है कि उसकी बेटी ने पहले ही दिन दोस्त बना लिए। उसी रात जेंग और किम साथ में डिनर करते हैं और यूरी के बारे में बातें करने लगते हैं। इसी दौरान दोनों को एहसास होता है कि उनके बीच का पुराना प्यार अभी भी कहीं न कहीं बाकी है। वहीं दूसरी तरफ घर पर यूरी और उसकी दादी खेल रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसे देखकर दादी के होश उड़ जाते हैं। वह था यूरी का असली पिता। वह आदमी कहता है कि उसे सब पता चल चुका है कि यूरी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वह यह भी बताता है कि यूरी की माँ के इंश्योरेंस के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब सरकार ने आखिरी बचे ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए 1 करोड़ का इनाम रखा है और वह आखिरी ज़ॉम्बी है यूरी। वह आदमी लालच में आ चुका था। वह साफ कह देता है कि वह यूरी को सरकार के हवाले करेगा और इनाम की रकम लेगा। इतना ही नहीं, यूरी का वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो चुका था। अब पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चल गया था। जब तक जेंग घर वापस पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यूरी का असली पिता उसे अपने साथ ले जा चुका था। जेंग बिना समय गंवाए शॉर्टकट रास्ते से भागता है और आखिरकार उस आदमी की गाड़ी के सामने पहुंचकर उसे रोक देता है। गाड़ी के पीछे यूरी बंधी हुई होती है। जेंग अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह आदमी उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। यूरी अपने पापा को मुसीबत में देखती है और उसी पल वह अपनी सारी ट्रेनिंग भूल जाती है। उसके अंदर का ज़ॉम्बी फिर से जाग जाता है और वह गुस्से में उस आदमी पर हमला कर देती है। हमले के बाद वह आदमी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे और आखिर में जेंग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे उस आदमी को मारना पड़ता है। इसके बाद जेंग अपनी बेटी यूरी को लेकर वापस घर लौट आता है, लेकिन अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। यूरी का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका था और अब हर किसी को पता चल गया था कि आखिरी ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। जेंग समझ जाता है कि अगर वे यहाँ रुके तो आर्मी कभी
भी उन्हें पकड़ लेगी। इसलिए वह फैसला करता है कि रात होते ही दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। अगली सुबह जब दोनों निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी यूरी की दादी कहती हैं कि वह भी उनके साथ जाएंगी, लेकिन जेंग मुस्कुराकर उन्हें एक लेटर देता है और कहता है कि पहले यह किम और डोंगबे को दे आओ, फिर हम सब साथ चलेंगे। दादी जैसे ही वहाँ से निकलती हैं, जेंग तुरंत यूरी को लेकर घर छोड़ देता है। रास्ते में दादी देखती हैं कि उनके घर को आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया है। तब उन्हें समझ आता है कि जेंग ने उन्हें जानबूझकर दूर भेजा था ताकि वे सुरक्षित रह सकें। दादी, किम और डोंगबे जब वापस घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आर्मी ने पूरा घर तहस नहस कर दिया था, लेकिन दादी कुछ भी बताने से मना कर देती हैं। उधर जेंग और यूरी एक छोटे से सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद वे बच जाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में आर्मी वहां भी पहुंच जाती है और दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है। अब जेंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, फिर भी वह हार नहीं मानता। वह आर्मी कमांडर से कहता है कि चाहे उसे पूरी जिंदगी जेल में डाल दो, लेकिन उसकी बेटी को मत मारो। लेकिन जेंग जानता था कि आर्मी यूरी को कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए वह अपनी बेटी से एक दिल तोड़ देने वाली बात कहता है। वह यूरी से कहता है, मुझे भी काट लो ताकि मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं और हम दोनों हमेशा साथ रहें। यूरी अपने पापा की आंखों में देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब समझ रही हो। आंसुओं से भरी आंखों के साथ आखिरकार वह अपने ही पापा को काट लेती है। उसी समय आर्मी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है और जेंग को गोली मार देती है। जैसे ही जेंग जमीन पर गिरता है, यूरी जोर जोर से रोने लगती है। वह बार बार पापा कहकर चिल्ला रही थी। यह देखकर आर्मी कमांडर भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने आज तक किसी ज़ॉम्बी को रोते हुए या इंसानों जैसी भावनाएं दिखाते हुए नहीं देखा था। उसे समझ आ जाता है कि यूरी सिर्फ एक ज़ॉम्बी नहीं है,